सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। दिल्ली हो या बंगाल, यूपी हो या भोपाल, शहर कोई भी हो, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी इलेक्शन मुहिम अपने सियासी मुखालफिन के साथ साथ पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेलना नहीं भूलते। आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, झूठे इल्ज़ामात, ख्यालात और सख्त ज़बान ने मोदी की कामयाबी में हमेशा बड़ा हिस्सा डाला है। क्या कहते रहे वो ज़रा सुनिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन खत्म हो गए हैं। पिछले 5 साल नून लीग की हुकूमत रही। अब गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पहली बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल अब आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत करेगी। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन मुहिम के लिए भरपूर मुहिम चलाई और हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ाम सामने आए हैं। तशद्दुद, लड़ाई और फायरिंग के वाक़यात भी होते रहे। इलेक्शन मुहिम में तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को जलसे जुलूसों और तकरीरों में टफ टाइम दिया। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में वो कुछ कहा गया जो शायद पहले कभी नहीं कहा गया। लेकिन इंतखाबी मुहिम में भारत का जिक्र और मोदी के गैर कानूनी इक़दामात की बात ही नहीं की गई। मौजूदा इलेक्शन से कश्मीर और कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा, ये बताने के बजाय नून लीगी रहनुमा ने उल्टा भारत से ही मदद मांग ली। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। अपनी जगह, लेकिन इस तरह की बातों से मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की जिद्दोजहद पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये सवाल भी अपनी जगह खड़ा है। और क्या पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन इलेक्शंस को और उनके नताइज को तस्लीम करती हैं। गो के नून लीग के चंद एक हारने वाले कैंडिडेट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले कैंडिडेट्स को मुबारकबाद दी और अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया। लेकिन क्या बतौर मजमूई इलेक्शन रिजल्ट्स को ये दोनों जमातें तस्लीम करती हैं या नहीं, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है बड़ी अक्सरियत से यहाँ जीतने में कामयाब हो गई है और हुकूमत बनाने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगी। अपोजिशन आप लोगों ने अलग अलग की, नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इलेक्शन से कुछ दिनों पहले ही तकसीम हो गई थी। उस तकसीम होने का नुकसान हुआ कि अब आप लोगों की मिलकर भी उतनी सीटें नहीं हो पा रही जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले हासिल कर ली हैं। खोड़ो साहब देखें, बात सुने। आपने शुरू की बात मोदी से, आप मोदी का सवाल ही नहीं कर रहे हैं। वो जरा आगे चलकर अभी उस बारे में बात करते हैं। जरा कैंपेन, जरा नताइज से फिर कैंपेन की तरफ जाते हैं। अच्छा, कैंपेन। अब कैंपेन में हर एक जमात को हक होता है अपना अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश करे और उस मौक़िफ़ में कश्मीर की मुस्तक़बिल के बारे में कुछ कहा जाता है। बात तो ये हुई कि जब आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं 2 रेफरेंडम कराऊंगा, अल्लाह करेगा एक रेफरेंडम करने का मौका दुनिया दिलवाएगी कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर इकट्ठे होकर क्या फ़ैसला करते हैं अपने लिए। दूसरा रेफरेंडम मैं करवाऊंगा उसके बाद, जिसमें आज़ाद कश्मीर वालों से या जम्मू कश्मीर वालों से पूछूंगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये बात हुई थी झगड़े की। बात दरअसल हुई जब ये सारी सूरत-हाल ढकी छुपी नहीं रहती। मरियम साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान कश्मीर को अपना सूबा बनाना चाहता है। सूबा बनाने का मतलब है कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत ख़त्म करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर को हम अलग मुल्क तस्वुर करते हैं, उसका सदर और वज़ीर आज़म अलग अलग है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो मौक़िफ़ कश्मीर के अवाम का होगा वही हमारा होगा। अगर वो कहेंगे कि लड़ाई करो तो हम लड़ाई करेंगे, उसकी आज़ाद हैसियत को हम बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये था पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। वो था मरियम का मौक़िफ़, वो था इमरान खान का मौक़िफ़। इन्हीं मौक़िफ़ पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन चली। इलेक्शन कैंपेन के बाद जो रिज़ल्ट आए वो आपने सुन लिए, मैंने भी सुन लिए, सब ने सुन लिए। 25 सीटें तहरीक इंसाफ ने क्लेम की, हमें पता नहीं 12 क्लेम की हैं। 12वीं की रिकाउंटिंग होगी कल,
जी, और अभी उसके 11 बाद हैं आपके। फैसला होगा कि 12वीं हमें मिली कि नहीं मिली। अभी 11 हैं, 12वीं पर रिकाउंटिंग है। देखिए बात सुने, इस कैंपेन का नतीजा अब मैं शुरू करता हूं तो फिर आप मान लीजिएगा कि भाई इलेक्शन कमीशन मुझे वहां बेबस दिखाई दी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद एफआईआर कटवाई है वफाकी वजीर पर उसके पैसे देने पर, लेकिन वो अभी भी इधर दंदनाता फिर रहा है। उसने कश्मीर के अवाम को 2 टके के आदमी कह के मुखातिब किया गंडापुर में। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी कुछ नहीं किया और उसको घूमने दिया। ये इसमें मैं इलेक्शन कमीशन की बेबसी कह लूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। इसके ऊपर इमरान खान ने खुद बयान दिया कि इलेक्शन के दिन के टाइम पे तो धांधली नहीं होती, इलेक्शन के टाइम गुजरने के बाद ही तो धांधली होती है। ये उसने मौक़िफ़ दिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जस्टिफिकेशन में कि जी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा लो तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर होके उसको ये कहना नहीं चाहिए था कि इलेक्शन के बाद धांधली होती है, इलेक्शन के टाइम के बाद धांधली होती है। तो इसमें उसके अपने इलेक्शन के लिए भी सवाल पैदा हो जाते हैं कि उसने तो एडमिट कर लिया एक लिहाज से कि जी हाँ धांधली हुई थी 2018 की इलेक्शन में, और उसके बाद जो कुछ हुआ सो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। इलेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि अवाम की हाकिमियत ये तस्लीम शुदा फैक्ट है कि उसके बेहतर कोई हुकूमत नहीं होती जहां इलेक्टेड हुकूमत हो। इलेक्टेड हुकूमत हो, इलेक्शन पर सवालात होते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवालात होते हैं। अब उसकी पीपल्स पार्टी का भी दबदबे कल पर के इलेक्शन सवाल को होते लेकर हैं मौकिफ क्या है? कल तो इलेक्शन ही हुआ है ना, कहीं कोई किसी भी तरह की कोई सिलेक्शन तो नहीं हुई। रिजल्ट्स आप लोग तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं, मुतमईन हैं? नहीं, एक मिनट, मैं इसका क्या करूं जो इमरान खान कहता है कि धांधली इलेक्शन के वक्त के बाद होती है, उसका जवाब कहां है? उसका जवाब कहां है? इमरान खान अपने मुंह से कहा उसने कि इलेक्शन के दिन, इलेक्शन की पोलिंग के टाइम के अंदर धांधली नहीं होती, धांधली होती है तो उसके बाद होती है। अब मैं क्या कहूं? इमरान खान खुद क्यों कह रहा है? क्या और कोई तरीका नहीं था कुछ बात करने का? ये कह दिया तो मैं इसको एतराफी बयान क्यों ना कहूं? ठीक है, अब थोड़ा सा इस सवाल का जवाब रमेश कुमार साहब से लेते हैं। ज़ाहिर है उनकी जमात आज़म भी उनकी पार्टी के चेयरमैन है। रमेश कुमार साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाहिर है ये कहा कि इलेक्शन पोलिंग डे पर, पोलिंग के दौरान तो धांधली नहीं होती, लेकिन खोड़ो साहब जैसा फरमा रहे हैं कि वो पोलिंग के बाद जब नताइज आने का सिलसिला शुरू होता है तो ये धांधली उसमें होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग लाना चाहते हैं। तो ये इसको एतराफ़ी बयान से ताबीर कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब के। ज़ाहिर है जब तक फिर ये कल वाले इलेक्शन पर भी सवालात उठा रहे हैं और रिजल्ट मानने को नहीं तैयार अभी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी हर चीज की मुख्तलिफ बयान की मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है। होना ये चाहिए कि इस इलेक्शन कमीशन का इशू हो, चाहे और जो ज्वाइंट जैसे नैब रिफॉर्म का इशू हो, इन इश्यूज के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक रिफॉर्म लेना चाहिए। हर बंदे को इलेक्शन कमीशन से शिकायत होती है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो हुकूमत से बाहर है, चाहे वो माजी में हुकूमत में रहे, चाहे वो आज हुकूमत में है। तो एक दूसरे की स्टेटमेंट को इधर उधर से पकड़े, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन, आप चाहे इलेक्शन से पहले कुछ अनाउंसमेंटें होती हैं गवर्नमेंट के होते हुए, तो वो भी चीजें जो है वो काउंट हो जाती हैं। दूसरी जगह जब इलेक्शन डे होता है उस वक्त क्या मयार उसको बेहतर बना सकता है, वो भी काउंट होती है चीजें। तीसरी चीज ये कि रिजल्ट जो कंपाइल होती है वो भी काउंट होती है। 2-3 स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स के ऊपर एक इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो जो बैठ के हो, जो तमीज के दायरे में बैठ के बात करें। ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते जाएंगे और मुल्क इसी तरीके से चलता जाएगा और बेहतरी नहीं आएगी सिस्टम में। अगर बेहतरी सिस्टम में लानी है तो मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के अंदर रूम के अंदर गिले शिकवे करेंगे, आपने ये नहीं किया, आपने अगर उस चीजों के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात होते हैं उन इख्तियारात के तहत अगर वो एक वफाकी वजीर को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, एक्सपेल कर दिया जाता है उन इलाके से, वो रूल्स की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठकर उनको फिर खिताब का मौका देते हैं जबकि उनकी तकरीर पर पाबंदी होती है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो दोबारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कैसे मुतनाज़ शख्स को सपोर्ट कर रहे हो जिसको इलेक्शन कमीशन एक्सपेल कर चुका हो, तो फिर ये कैसे ये रिफॉर्म्स हो सकते हैं और किस तरह फिर ये शफाफियत की बात हो सकती है? मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं और उसमें मैंने इसी की भी बात की
तो मैं ये नहीं कहता, आपको पता है कि मेरी बात तो निसार खोड़ो साहब तो हमारे भाई हैं, मैं तो उम्मीद करता था वो भी ये बातें करेंगे कि ये चीजें आज से नहीं, और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, ये बातें, ये इश्यूज जो है वो माजी से चलते आ रहे हैं। पीटीआई तो अभी आई है, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी, यही लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन होती थी, हम लोग लड़ते थे, तब भी ये चीजें आती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे आते थे, वो आके अनाउंस करके जाते थे, उसी टाइम डेवलपमेंटें शुरू हो जाती थी, उसी टाइम अभी जो इलेक्शन हुई जो ये अपना कराची वाली, जहाँ पे वो बंदों के जीता, वहां पे मांगने से वो खर्चे हुए, मगर ये चीजें, सारी चीजें काउंट होती हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए किसी भी प्रोविंस में, कभी भी हो। रमेश साहब, अब ये आपके दौरे हुकूमत में ये कई ज़मीनी इंतखाब भी हो चुके, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुआ, अब आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हो गया। उन ज़मीनी इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या बेहतरी आप लोग लेकर आए? गिलगित के बाद फिर ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या बेहतरी लेकर आए? नतीजा तो आज भी वो ये, हारने वाली जमात आज भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है, इलेक्शन नहीं, रिजल्ट नहीं तस्लीम कर रही। देखिए, ये काम इलेक्टोरल रिफॉर्म करना वो पार्लियामेंटेरियन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का करना है। इलेक्शन कराना, कंडक्ट करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इस वक्त जितनी भी बाय इलेक्शंस हो रही है, या रेगुलर कश्मीर की इलेक्शन या गिलगित की इलेक्शन हो, इसके ऊपर अगर कोई भी लूप होल है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाती है, उसकी इस वक्त करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है। माजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जाती है। अच्छा। उसका हल ये है कि जब भी कोई इलेक्शन हो उससे कुछ सीख के आदमी को आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए रमेश साहब, जरा ये इसका जवाब जरा खोड़ो साहब से मैं ले लूं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब आपने इलेक्शन कमीशन को फिर दीगर सियासी जमातों को जिम्मेदार ठहरा दिया। अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा। तो अली गौर साहब, ये ज़ाहिर सबसे आखिर में आप रह गए, जलसे तो आपने बहुत बड़े किए, लेकिन जो लोग आए थे आपके जलसों में वो फिर वोट डालने आप लोगों को क्यों नहीं आए? इन तीन बड़ी जमातों में सबसे कम सीट है अभी तक के नताइज के मुताबिक जो गैर हतमी है, आपके पास ही है। जी अली गौर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, अली गौर साहब को रिकनेक्ट करते हैं। तो खोड़ो साहब, ये रमेश कुमार साहब ये फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है आपके पास भी मौका था इलेक्शन रिफॉर्म करने का, नून लीग के पास भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का मौका था, और फिर ये जो भी लूप होल्स हैं इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। आपका एतराज़ हुकूमत पर है, इलेक्शन कमीशन पर है? मैं एक सेकंड अभी रमेश कुमार साहब ने कहा कि जी पुरानी बातें हैं, ये ऐसे चलती आती हैं, होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत को अभी 3 साल हो चुके हैं। अब पीटीआई को 3 साल अगर हुकूमत में हो चुके हैं तो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इतनी देर क्यों कर रही हैं? इतनी देर तो खुद ही कर रहे हैं। 18वीं तरमीम हो रही थी, उसमें पीटीआई ने क्यों नहीं शिरकत की और क्यों नहीं अपना इनपुट दिया कि जी 18वीं तरमीम में शायद इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कुछ आ जाता। मौका हाथ से हमने नहीं गंवाया, इन्होंने गंवाया। 2008 से 13 तक हुकूमत रही, 13 से 18 तक रही, 18 के बाद ये आए, 3 साल इनको लगे। क्या ये 10-12 साल की ये जो चीजें थी इलेक्शन कमीशन के बारे में, इनकी सोच में नहीं आया था कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या कमजोरियां हैं? ये क्यों नहीं ऐसा प्रपोजल लाए पहले दिन से ही क्यों नहीं लाए? इन्होंने चेंज तो कुछ नहीं किया ना, फिर इन्होंने तो कुछ नहीं चेंज किया, जैसे पहले सिस्टम था वैसे सिस्टम चल रहा है। हर एक ने धांधली का इल्जाम लगाना है। अगर इमरान खान की पार्टी हार जाती तो इल्जाम वही लगाता जो हम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा सुने, आजाद कश्मीर में वो सिस्टम नहीं है जो हमारे यहां है, जहां कहते थे कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल अनाउंस करे तो कोई तरक्याती काम भी रुक जाते हैं, किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी वजीर को कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ये आजाद कश्मीर में नहीं है। आजाद कश्मीर में हर एक को इजाजत है, उसके इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं, उन्होंने नहीं लगाए। तो गंगापुर भी गए, दूसरे भी गए, तीसरे भी गए, सारे गए। अब बात यह है कि क्यों ये ऐसा यानी फर्क क्यों किया गया है? आजाद कश्मीर को हम अपना ही समझते हैं, पराया नहीं समझते। अगर इलेक्शन कमीशन की कुछ कमजोरियां दिखाई दे रही हैं तो उसमें पहले एक्शन होना चाहिए था। अब खुद ही कह रहे हैं कि जी एफआईआर 5 लाख रुपए के देते हुए एक वजीर पकड़ा गया,
उसकी वीडियो वायरल हुई, उसको वहां से निकल जाने का हुक्म उस वक्त नहीं आया, उसको गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद जब ये सोशल मीडिया और दूसरों पर शोर मचा, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस हुआ कि जिसको हम आजाद कमीशन से निकाल रहे हैं। लेकिन वो फिर भी निकला नहीं। इमरान खान के साथ बैठा हुआ था स्टेज पे बैठा हुआ था और हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था और जोक सुना रहा था, और उस पे इमरान खान भी हंस रहे थे। बात यह है कि क्यों ये ऐसा तफर्क है, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से क्यों है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं अपने आप। बात इलेक्शन का, अरे भाई हम वोट के लिए इंतजार करते हैं 5 साल, और वोट में अगर खयानत हो तो बुरी बात है। आज नवाज लीग को कम सीटें मिली हैं, पीपुल्स पार्टी को 12 सीटें मिलने का उम्मीद है, इनको 25 मिली है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोई भी जमात हो, उसके लिए शेख रशीद को क्या जरूरत पड़ी थी कि ये कहे कि पीटीआई जीतेगी, नंबर 2 पे पीपुल्स पार्टी आएगी, नंबर 3 पे पीएमएल आएगी। इलेक्शन से पहले उनको कहने की क्या जरूरत थी? क्या अवाम पर भरोसा नहीं था कि वो ऐसा थोड़ा सा इंतजार कर लेते? उसकी अपनी पेशन गोइयां बताने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ा करते हैं। चलें अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर है तो रमेश कुमार साहब बताएंगे क्यों ये इलेक्शन से पहले इस तरह के बयानात सामने आ रहे थे। अली गौर बलूच साहब भी, अली गौर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी अली गौर साहब, ये सबसे कम सीटें तमाम बड़ी जमातों में आपकी जमात ने हासिल की, कैंपेन आपने बड़ी ज़बरदस्त की थी, वज़ीर आज़म इमरान खान को कश्मीर फरोश भी कहा था, मरियम साहिबा भी वहाँ मौजूद थी। क्या वजह बनी? मुश्ताक मिनाज साहब ने तो बड़ी खुजली से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद दी। तो इन नताइज को आप लोग तमाम बतौर मजमूई जमात खुले दिल से तस्लीम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, ये नताइज बिल्कुल हमारी उन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं कि जो हम सोच रहे थे, जो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, जो पाकिस्तान के अवाम और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम जिस किस्म के हालात देख रहे थे कि हर जगह पर सूरत हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपनी मन मर्जी के लोगों को बिठाएं। हम पहले ही इलेक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन करके फिर उससे पहले इनसे रहा भी नहीं जाता। अभी मैं बातें सुन रहा था अपने दोस्तों की, शेख रशीद साहब का तज़किरा हो रहा था कि शेख रशीद साहब से रहा ही नहीं गया। उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया कि जो इस इलेक्शन के डिजाइनर्स हैं उन्होंने डिजाइन फाइनल कर दिया है। उसमें नून लीग तीसरे नंबर पे है, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और पीटीआई की हुकूमत बनेगी। मकसद ये है कि जहां पर किसी कानून, किसी आइन की ना परवाह हो, ना कानून और आइन पर अमल किया जाता हो, जहां पर इलेक्शन कमीशन वफाकी वजीर को कहे कि भाई आप रंगे हाथों पैसे तकसीम करते हुए पकड़े गए हैं, आप इस रियासत से निकल जाएं, तो पाकिस्तान का वजीर आज़म अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के उसको जलसों में लेकर जाए और दनदनाता फिरे। और जहां जो अमला है इलेक्शन का, वो पीटीआई की झंडों वाली और पोस्टर्स वाली गाड़ियों में अमले को छोड़ा भी जाए और वापसी पर रिजल्ट्स भी लेकर आए जाए। और जहां पर आपने देखा है कि हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसीज के बंदे पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों में और जा रहे हों, उन इलेक्शंस के मुताबिक तो नून लीग को तीसरे नंबर पे, ये तो शुक्र है तीसरे नंबर पर ले आए, वरना चौथा नंबर भी अभी खाली पड़ा था, वहां पर भी ये ला सकते थे। ये वही सियासी पार्टी है ना जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। ये वही सियासी पार्टी जीती है ना। अली गौर साहब, आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन ट्रेंड है वो तो जी, वो कोई उसमें उसके मुताबिक तो कुछ भी मुख्तलिफ नहीं हुआ। 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से जीती थी, 2016 में वो हार गई, आपकी हुकूमत आ गई। अब क्योंकि विफाक में आपकी हुकूमत थी, अभी विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये जीत गई। पीपल्स पार्टी की 11 सीटों पर आपको एतराज़ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें ये हासिल कर ली हैं गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अब तक, ये इस पर एतराज़ है या अपने तीसरे नंबर पर आने पर आपको एतराज़ है? देखें, हमें इतराज ना पीपल्स पार्टी पर है ना पीटीआई पर है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई तो जो ये धोखे का निजाम है, जो ये धांधली का निजाम है, जो ये धौंस और धांधली का निजाम है, ये उसकी पीटीआई तो उसकी बेनिफिशरी है।
हमें इस निजाम पे एतराज है, वो निजाम जो पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने नहीं देता, वो मुक्तदर हलके जो पाकिस्तान के सियासी निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हमें उस निजाम के ऊपर एतराज है। मकसद ये है कि एक बात हम कहते थे, पाकिस्तान में आम की जाती थी कि इंडिया के जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर कठपुतली हुकूमत है। आज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के बारे में भी ये कहा जाएगा कि यहाँ पर भी कठपुतली हुकूमत है। आप तो बात करते थे कि हम हक खुद राजियत दिलवाएंगे मकबूजा कश्मीर को। आपने आजाद कश्मीर के लोगों से वोट का हक छीन लिया और अपनी मर्जी के डिजाइन किए हुए रिजल्ट अनाउंस कर दिए। आपने देखा कि जहां पर वफाकी वजीर दंदनाते फिर रहे थे और उनको कोई कानून और आइन रोकने वाला नहीं था। अली गौर साहब मुल्क का वजीर अली गौर साहब, मुश्ताक मिनाज साहब, आप ही की जमात के कैंडिडेट थे। ये तो बहुत दूर की बात है। अली गौर साहब, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। मुश्ताक मिनाज साहब आप ही की सियासी जमात के कैंडिडेट थे और अपनी शिकस्त को वो खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने तो मुबारकबाद दी दूसरे नंबर पर आने वाले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को भी, जीतने वाले तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को भी। उन्होंने तो कहीं कोई धांधली का इल्जाम या इलेक्शन चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे। देखिए, सियासतदानों के दिल बड़े होते हैं। कोई उम्मीदवार वो लोकल वहां पर रहते हैं, कोई धौंस और धांधली से भी जीत गया और उसने मुबारकबाद दे दी तो इसमें तो कोई हरज कोई नहीं है ना। मैं तो आपको हकायक बता रहा हूं कि जो ग्राउंड रियलिटीज है, ये वही पार्टी है ना जिसको हालिया जिमनी इंतखाबात में पूरे पंजाब में केपीके में, जो कि खटक साहब का हल्का था जहां पर पीटीआई की तोती बोलती थी, वहां से शिकस्त फाश हुई। ये वही पार्टी है। मेरे भाई रमेश कुमार साहब बैठे हैं कराची का, बताए कितने नंबर पर पीटीआई आई है? 6ठे नंबर पर आई है, जहां से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीता है। तो और डस्का के इलेक्शन में ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट जारी किया। ये कश्मीर के इलेक्शन चुरा के बड़ा वो मतलब है कि इनको सुर्खाब के पर लग गए हैं। बात ये नहीं है अगर हमारा पंजाब का मैंडेट चुराया गया, अगर हमारा कौमी का मैंडेट चुराया गया और हमें ऑपोजिशन में बिठाया गया और हमारी हुकूमतें छीनी गई, और उसके बाद अगर आजाद कश्मीर में भी छीन ली गई हुकूमत, तो ये कोई उससे बड़ा सानिया तो नहीं है। तो अली गौर साहब, ये अगर मुख्तदिर हल्के इलेक्शन आप लोगों से चोरी करके इनकी झोली में डालते हैं, अली गौर साहब, ये अभी और आइन की हुक्मरानी, अभी जिन 3 इलेक्शन का आपने जिक्र किया, अली गौर साहब सवाल तो ले लें, पाकिस्तान को तबाही की तरफ अली गौर साहब, ये कराची, केपीके और पंजाब में फिर उन मुख्तदिर हलकों ने इनकी मदद क्यों नहीं की? इनको क्यों हारने दिया गया? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इनकी हुकूमतें बन चुकी हैं और आपको पता है वहां पर भी मदद की गई, लेकिन वहां पर नून लीग के जो कारकुन थे वो डस्का की इनकी चोरी पकड़ी गई। वहां के इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। जब ये एक्सपोज हो गए तो फिर उसके बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ी। यही तो हम कहते हैं कि जो जहां पर मतलब है कि जहां पर हमारे कारकुन जाग रहे होंगे, जहां पर उनका असर रसूख इस्तेमाल हो जाएगा, जहां पर वो चोरी पकड़ लेंगे, तो फिर अब भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैंने आपको गाड़ियों के हवाले दिए हैं, मैंने आपको बैलेट पेपर इनकी गाड़ियों में जाते हुए, रिजल्ट जाते हुए उसके हवाले दिए हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारे सवालात अब खड़े कर दिए, जिसके जवाबात एक ब्रेक के बाद रमेश कुमार साहब से जानेंगे। रमेश कुमार साहब और निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद कंवर नवीद जमील साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और एक और अहम अवामी मसले पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, ये सर्वे में तो ज़ाहिर है हर सर्वे में सबसे मकबूल जमात आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। इनकी तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम सीटें आई हैं और इन सीटों पर भी आप और नून लीग दोनों एतराज़ कर रहे हैं। सर्वे की क्या क्रेडिबिलिटी हो सकता है हो, लेकिन मैं सवालिया निशान तो उठा सकता हूँ ना। बिल्कुल सही, चलें आप जब यहाँ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जब अपनी रिपोर्ट अपन पेश करते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट पेश की है 2018 की इलेक्शन में और उससे पहले की इलेक्शन में भी, उसको भी तो मान लिया करो ना। सही, उसको भी तो मान लिया करो ना।
वो भी अगर निशान सवाल उठाते हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं था, तो फिर उसको भी मान लिया करो। अगर ऑब्जर्वर्स की बात माननी है तो सबकी ऑब्जर्वर्स की मानो ना। ठीक है, चलें, ये जाहिर सवालात ये उठते रहेंगे जब तक ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते। जी बात ये है, जल्दी से रमेश साहब, बस कवर नवी जमील साहब भी आ चुके हैं, जरा उनकी तरफ भी जाना। खुर्द बात ये है कि नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं गया था, मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला था, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उससे भी मिला था। सारे लोग पाकिस्तान के चाहे इंडिया के चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो। अब जब टास्क के अंदर बैठते हैं तो फिर ये सारी बातें आती हैं कि भाई यूएन रेजोल्यूशन है, उस मुताबिक कर लो। अब जब बैठते हैं, बैठने के बाद मुख्तलिफ बातें होती हैं, मगर आपको पता है कि खान साहब का स्टैंड एक ही है। खान साहब अपनी बात जो भी करता है, जैसे अभी बात की कि आप पहले 5 अगस्त के जो आपने जो इक़दाम लिए हैं, पहले उसको आप रिवाइज करें, उसके बाद आप हमसे बात करें। ठीक है, मेन ये है कि जब क्या रिवाइव करें, चीजों को माना, देखिए पहले उसको रिवाइज करें, उसके फिर हम आपसे नहीं, मैं आपसे दुआ की बात कर रहा था रमेश साहब, मैं आपसे दुआ की मांग कर रहा था। जो दुआ देखिए इमरान खान ने मांगी थी। हर बंदा उस वक्त इस वजह से कहा गया कि अगर कोई मोदी की अगर पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलर गवर्नमेंट जो है बोल्ड और ब्लंट फैसले कर सकेगी और ये मसला हल की तरफ जाएगा। ठीक है, चलें। अगर अब उसके आने के बाद उसकी नीयत घूम गई तो किसी को पता थोड़ी है। ठीक है, चलें, ये मामलात, इन मामलात पर बात होती रहेगी, बिल्कुल ज़ाहिर सवालात भी उठते रहेंगे और हुकूमती नुमाइंदों से भी इस बारे में बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब आपका। निसार खोड़ो साहब हमारे साथी मौजूद हैं और कवर नवी जमील से पाकिस्तान के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। और एक गुज़िश्ता हफ्ते जो हैदराबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उससे मुताल्लिक ज़रा में थोड़ी गुफ्तगू अपने दोनों मेहमानों से करनी है, जहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर फटा था और अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। और एक हफ़्ते पहले इस वाक़े से भी एक और वाक़या पेश आया था हैदराबाद में, जिसमें तकरीबन 3 लोग उसमें भी अपनी जान से चले गए थे। गुज़िश्ता एक माह में ट्रांसफार्मर फटने का ये दूसरा वाक़या है और मुसलसल इसमें हलाकतें हो रही हैं। पुलिस ने हेस्को मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात अब ज़ाहिर वहाँ शुरू हो गई हैं और मालूम इसके बाद ही हो सकेगा कि ट्रांसफार्मर किस वजह से फटा। हेस्को का अमला ट्रांसफार्मर फटने की वजह ओवरलोडिंग बताता रहा है, लेकिन ये पैदर पे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? 24 घंटों में इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन गुजरने के बावजूद भी सामने नहीं आ सकी है। और अब ज़ाहिर है मकामी अफराद से ये पता चल सका है कि हैदराबाद में ट्रांसफार्मर का फटना इंतहाई मामूल के वाक़या ये बन चुका है और आम तौर पर ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्यों ये वाक़यात नहीं थम रहे? कवर नवीद जमील साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। कवर नवीद साहब, ज़ाहिर है हैदराबाद के मामलात को आपने बड़ी करीब से देखा है, ये क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं? ये 10 दिन में 2 ट्रांसफार्मर फट जाना, इसमें लोगों की हलाकतें होना, फिर उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना, क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? देखिए, ये हेस्को के अफसरान की और उनकी इंतज़ामिया की मिसमैनेजमेंट है। और अभी फौरी तौर पर तो ये इक़दाम हुआ है कि हमारी तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से, इनके जो एडवाइज़र हैं उससे बात हुई। उसके बाद इन्होंने उनके लिए कंपनसेशन का अनाउंस तो कर दिया है, शायद मरने वालों के लिए 7 या 7.5 लाख पे और ज़ख्मी होने वालों के लिए 5 लाख पे। लेकिन हम और हैदराबाद की शहरी इसके मुतमईन नहीं हो रहे हैं। एमक्यूएम ने कोशिश करके इस पर 29 तारीख को इस पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखवाई है, जिसमें यही नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की, उसमें यही मसला एमक्यूएम की जानिब से उठाया जाएगा। लेकिन हम इस मसले को के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जब सिंध असेंबली का इजलास होगा वहाँ पे भी उठाएंगे, कौमी असेंबली से भी मैं भी आवाज़ उठाएंगे और हम वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात में भी ये बात करेंगे। जो आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग, वो है क्या, मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि एक तो इस किस्म के जो वाक़यात बार बार हो रहे हैं इनका सद्देबाब होना चाहिए और कम से कम 10 साल तक की इसकी हेस्को की ऑडिट की जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो ये शहर के लोगों से बिल की मद में पैसे लेते हैं वो ये अपने सिस्टम में नहीं लगा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनका सिस्टम नाकारा होता जा रहा है।
और ये ट्रांसफार्मर इवन ये कि इनका कोई वर्कशॉप भी फंक्शनल नहीं है। ये जो ट्रांसफार्मर खराब होते हैं ये ऐसे ही जो घरों में टेक्निकल लोग काम कर रहे होते हैं। कौन साहब ये इसमें भी बताया गया कि ये ओवरलोडिंग है इसकी वजह, तो ये ट्रांसफार्मर इतने पुराने हो गए कि ये वो लोड नहीं बर्दाश्त कर पाते, वक्त पर इनकी मरम्मत नहीं होती, इनको चेंज भी नहीं किया जाता, नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाते, ये वजूहत हैं इन वाकयात की? हाँ, बड़ी वजह यही है और पूरा इनका सिस्टम ही, क्या ट्रांसफार्मर, क्या इनकी तारें, सभी कुछ जो है बिल्कुल फरसुदा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पैसा जो ये शहर के लोगों से ले रहे हैं बिल की मद में वो नहीं लगा रहे। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि कहीं कोई ट्रांसफर खराब हो जाता है तो हैस्को के लोग उस इलाके के लोगों से ही चंदा जमा करते हैं और इतना चंदा जमा करते हैं जिसमें से आधे में ये बना लेते हैं और आधे उनकी जेबों में चले जाते हैं। हमें यही सारी शिकायतें वज़ीर आज़म साहब से करनी है। यही हम जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग है उसमें हमारे MNAs उठाएंगे कि ये कराची हैदराबाद के लोगों को एक ऐसा ना समझा जाए कि भाई उनको ऐसे ही। तो कौन साहब ये वज़ीर आज़म से तो आप शिकायतें करेंगे, इस मामले में सिंध हुकूमत से कोई शिकायत नहीं आपको? सिंध हुकूमत से हमारी एक शिकायत है कि हैदराबाद में कोई बस वार्ड नहीं है। इस वक्त भी इनके जो बेचारे जख्मी हैं वो कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अच्छा। कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो भारी, एक तो जो उन्हें NFC के जरिए पैसा मिल रहा है, फिर ये कराची हैदराबाद के लोगों से इजाफी टैक्स ले रहे हैं, लगभग 400 अरब रुपया ये इजाफी जमा करते हैं। ठीक है, चले कमर साहब साथ ही रहेगा। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जरा खोड़ो साहब मौजूद हैं तो जरा उनसे भी इन सवालों के जवाब जान लें। खोड़ो साहब, एक तो हैदराबाद में कोई बर्न्स वार्ड नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब है, लोग अगर उसके नतीजे में धमाके से जल जाएं तो फिर इलाज कराने कराची। जी भाई, मैंने बात सुन ली, चलें गुजारिश जवाब चाहिए जी। मैं गुजारिश करूं कि ये जो दोस्त बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। पहले वापडा का सिर्फ नाम होता था, अब क्योंकि वापडा कह के सब ने उनका नाख्ता बंद किया हुआ था तो उन्होंने नाम चेंज करके भी हेस्को कह दिया और सेप्को कह दिया। सेप्को सखर से ताल्लुक है, सखर रीजन से, और हेस्को हैदराबाद रीजन से, कराची इलेक्ट्रिक अलग से है। अब ये है वापडा वफाकी इदारा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हर ज़िले में पहले वर्कशॉप होता था। मेरे लाड़काना में वर्कशॉप होता था, सखर में उठा लेके फेंक दिया, यहाँ से उठा के सखर लेके गए। हैदराबाद का भी ऐसा ही होगा कि ये वर्कशॉप काम नहीं करते। जब ट्रांसफार्मर एक होता है ट्रांसफार्मर का जल जाना, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर का फट जाना। जब ट्रांसफार्मर जलते हैं तो मोहल्ले के लोग चंदा करके प्राइवेट मिस्त्रियों से ठीक कराते हैं, क्योंकि हेस्को और सेप्को वाले ट्रांसफार्मर यानी चेंज करने के पाबंद होने के बावजूद वो नहीं करते चेंज। ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग के लिए घरों को सर्वे नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तुम्हें कितनी बिजली मिलेगी। मैं 5 AC लगा लूं तो मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, मैं 6 AC लगा लूं तो मेरे से पूछने वाला कोई नहीं है। AC हुआ कंफर्ट के लिए, हम चाहते हैं कि हाँ जी एयर कंडीशन हो, हमारे पास अगर जेब में पैसे हैं तो मैं एयर कंडीशन खरीद करके क्यों नहीं अपने आप को जरा ज्यादा आराम दे सकता हूं। एक शिकायत जो इनकी थी वो कि हैदराबाद में बर्न्स वार्ड मौजूद नहीं है। बर्न्स वार्ड का सवाल तो जाहिर है सिंध हुकूमत से। एक सेकंड भाई, एक मिनट। फंड सिंध हुकूमत का वास्ता उसमें नहीं है। जो मरीज हैं, जो जख्मी हैं, उनका इलाज बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जी उनका इलाज होना चाहिए। मैं समझता हूं सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और निभा रही होगी। लेकिन जो वापडा का है, आप वापडा को छोड़ क्यों रहे हैं? भुट्टो साहब ने तो उनको कहा था सफेद हाथी। बात है कि जो काम में कोताही बरत रहा है, ट्रांसमिशन लाइन चेंज होनी चाहिए, अभी नहीं हुई। बिलिंग होती है, पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं चेंज होती? अगर ये बिल इकट्ठे हों, ट्रांसमिशन लाइन चेंज होती रहे, कुंडा लगाने का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ क्या आवाम को आप यानी बुरा भला कहेंगे या अथॉरिटी को बुरा भला कहेंगे कि वो कुंडा लगाने क्यों देती है? अगर वो केबल सिस्टम चेंज हो जाए तो हो सकता है कुंडे लगने खत्म हो जाए। ये काम तो उस डिपार्टमेंट का है, उस इदारे का है जिसका नाम वापडा है, जिसका नाम हेस्को है या सेप्को है।
आप उनको भूल जाते हैं और फिर घुमा फिरा के आके सिंध हुकूमत के बीच में डालते हैं। अरे भाई, हम सर आंखों पर हमारे बच्चे मरे हैं, हमारे भाई मरे हैं, हमारी बहनों को जख्मी हुआ होगा, हम अपनी निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी, लेकिन जो है जिम्मेदार, जो गुनाहगार है, उसको आप छोड़े पता नहीं क्यों जा रहे हैं। ठीक है, चलें, खोड़ो साहब छोड़ उनको भी नहीं रहे। ज़ाहिर है कंवर नवीद साहब और इनकी जमात वजीर आजम से बात करेगी इस सिलसिले में। जो कंवर नवीद साहब को शाबाश है ना, उन्होंने सच बात कह दी। हाँ। अब बाबा, अगर कंवर नवीद ने कोई सही बात की है तो मैं तो उनको बात कर रहा हूँ ना कि वो सही बात कर। कंवर नवीद साहब ने तो ये बात की है कि बर्न स्क्वाड मौजूद ना होना ये सिंध हुकूमत की नायल है। हैदराबाद में 13 साल से सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। भाई खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो, बर्न स्क्वाड कराची में है ना? नहीं, हैदराबाद में नहीं। कराची 2 घंटे का फासला है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। कराची में है ना? हैदराबाद में है। ए भाई, खुदा का वास्ता है, पहले सिर्फ एनआईसी, एक मिनट, पहले एनआईसीबीडी सिर्फ कराची में थी। किसी जलने वाले मरीज को 2 घंटे का सफर तय करवा के यहाँ तक लाए, वो अपने जख्मों से बात सुनो। नहीं, गलत नहीं करो, गलत नहीं बोलो, गलत नहीं बोलो, गलत नहीं बोलो। हैदराबाद में बर्न स्क्वाड है जरूर। हैदराबाद में लियाकत नेशनल कॉलेज, लियाकत मेडिकल कॉलेज में है। अच्छा, लियाकत नेशनल में है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर नवीद जमील साहब, निसार खोड़ो साहब दोनों मौजूद थे, दोनों की गुफ्तगू लोगों ने सुनी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईद के पहले दिन इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर शौकत मुक़द्दम की बेटी नूर मुक़द्दम को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम से कत्ल में इस्तेमाल किया गया असला, चासला, चाकू और एक आहनी हथियार भी बरामद किया गया और मकतूला के वालिद शौकत मुक़द्दम की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया गया। तफ्तीश आगे बढ़ी और पुलिस ने नूर मुक़द्दम के मुबैना कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन को भी शवाहिद छुपाने और जुर्म में साथ देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। आज मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस में 4 अहम दफ़ात भी मुकदमे का हिस्सा बना दिए। एयानत जुर्म, जुर्म छुपाने, शवाहिद मिटाने और झूठी इत्तलात की दफ़ात FIR में शामिल कर दी गई हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब सब कुछ सामने है, सारे शवाहिद मौजूद हैं, तो मुलजिम को सज़ा देने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है? रिमांड पर रिमांड क्यों लिया जा रहा है? और सबूत होने के बावजूद मुलजिमान हमारे यहाँ सिस्टम के बाइस छूट जाते हैं। आखिर क्या वजह होती है जो सज़ाएँ नहीं हो पाती हैं? और शायद इसीलिए ये वाक़यात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त यौमिया 11 ख़वातीन जिनसी ज़्यादती या फिर तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 से अब तक मजमूई तौर पर जिनसी ज़्यादती के 22,037 मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें से 4,060 मुकदमा अदालतों में इस वक्त भी ज़ेर समात हैं। अब तक सिर्फ 77 मुजरिमान को सज़ाएँ हुई हैं और 18% केसेस ही प्रोसिक्यूशन की सतह तक पहुँच पाए हैं। और गुज़िश्ता साल से अब तक जिनसी तशद्दुद, रेप और हिरासानी के वाक़यात में इजाफा भी देखने में आया है। ज़ाहिर है ये जुर्म हो जाता है, उसके बाद होती, इसीलिए ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर और ख़ासतौर पर इस वाक़े पर, इस केस पर गुफ्तगू करते हैं नईम असगर, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वाक़े को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। तो नईम, आज ये 4 मज़ीद दफ़ात शामिल की गई हैं इस केस में। अभी 2-4 रोज़ में तो बहुत तेज़ी देखने में आई है, लेकिन हम देखते हैं आमतौर पर इस तरह के केसेस फिर आगे जाकर स्लो हो जाते हैं। अदालत से तारीख भी काफ़ी दिनों बाद की मिलती है। प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और पहले ज़रा आज जो कुछ अदालत में हुआ वो भी बताइएगा, मैं आंखों देखा हाल। जी अब आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहली तो बात यह है कि इसमें आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मुल्ज़िम, अब इतना सीनियस क्राइम ये हुआ है और सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के मुजरिम भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आज की समात के हवाले से आपको बताते चलें कि ये जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफर, इसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज लाया गया। अब वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद कचहरी में इसको लाने से पहले इसको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया और इसके आगे पीछे एक हिसार बनाया हुआ था पुलिस एहलकारों ने और इसको सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। वहाँ ये लाते हुए भी इसकी हरकत, ये जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर शाह, ये ज़ाहिर जाफर, ये इस तरह का कर रहा था जैसे कि ये ज़हनी मरीज है और आवाज़ें निकाल रहा था।
कमरा अदालत के बाहर जब गए, कमरा अदालत में क्योंकि मीडिया वाले भी ये केस हाइप पकड़ चुके हैं, तो हम मीडिया के लोग भी काफी सारे मौजूद थे। वुकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी, और चूंकि ये जिला कचहरी है इस्लामाबाद की, अदालतों का भी बुरा हाल है। इनकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल नाकिस है। एक छोटा सा कमरा था जिसमें वुकला भी मौजूद थे, और सिस्टम की सितम ज़रीफ़ी देखें कि अदालत के अंदर लाइट गई हुई थी, अंधेरा था, और जो अदालती अमला था वो मोबाइल की लाइट ऑन करके इस सारी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहा था। अच्छा, अब कमरा अदालत के और नहीं, ये 4 जो नई दफात इस केस में शामिल की गई हैं, अब इससे इस केस की तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ेगी, केस जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, या फिर इन दफात के बाद अब तफ्तीश करना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि और मजीद मुल्जिमान को नामजद किया जाएगा, उनसे भी तफ्तीश होगी, इसके बाद होगा क्या? देखिए, ये जो दफात शामिल की गई हैं, ये बड़ी मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज इसमें शामिल की गई है, क्योंकि पहले सिर्फ एक मुल्जिम था। अब इसके हवाले से इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस केस की एक इंसान है, एक बच्चा है, वालिदैन है, उन्हें पता है कि एक बंदा, हमारा बच्चा एक ज़हनी मरीज है, उसको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट देने के बावजूद इन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, वो जहां जो मर्जी करे। ठीक है। अब हुआ ये कि जब ये वाकया हुआ, जब ये मुबैना तौर पे ये वहां पर लड़की के ऊपर ये तशद्दुद कर रहा था मुल्ज़िम, उस वक्त घर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने आवाजें सुनी उस मकतूला की, और उन्होंने इस घर के मालिक यानी कि जाहिर के मुल्ज़िम के वालिद को कॉल करके बताया कि ये मामला चल रहा है। अब मुल्ज़िम के वालिदैन ने बजाय पुलिस को बचाने के, बजाय पुलिस को बताने के, उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों से राब्ता किया। अच्छा। अगर ये एक आम राय है कि अगर पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया जाता, पुलिस मौके पर पहुंच जाती, तो शायद बचने के इम्कान हो सकते हैं। ठीक है, चले, नहीं साथ ही रहेगा। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। तो अजहर साहब, ये पिछले 6 साल में हमारे मुल्क में 22,000 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए, अदालतों में सिर्फ 4,000 केसेस पहुंच सके जो अभी चल रहे हैं प्रोसिक्यूशन के मरहले में, और सिर्फ 77 मुल्ज़िमान को सज़ाएं आज तक दी गई हैं। ये इस ख़ासतौर पर इस तरह के वाक़यात में ये पूरा हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, अदालती सिस्टम इतना स्लो क्यों काम करता है कि फिर ये मज़ीद लोगों को इस तरह के वाक़यात करने की फिर उनकी हौसला अफजाई होती है, वो इस तरह के वाक़यात करते हैं? बहुत शुक्रिया। एक बात समझनी जरूरी है, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम को सबसे पहले ये सोचना है कि पुलिस का जो केसेस लेके जाती है अदालत में, कन्विक्शन रेट क्या, आप हैरान रह जाएंगे, 8 से 10%, यानी 100 में से 8 से 10% लोगों को सजाएं होती है, जबकि नैब में प्रोसिक्यूशन का जो है या ANM में देखें वो 68.8% है। तो सबसे पहला जो कसूर है वो हमारा आपके पुलिस का निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का है। पूरी दुनिया में देखा जाए क्राइम सीन जो है ना प्रोक्योर की जाता है, फोरेंसिक देखा जाता है, और जब आप चालान सबमिट कर रहे हो तो उसमें बाकायदा अच्छे समझे वकीलों को डाला जाता है कि जिन्होंने केस को लड़ना है, और अच्छी टीमें बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये केस भी अगर नूर मुकदमा फातिमा का भी देखें, खाली 302 का मुकदमा बनाया हुआ है। 302 से कल सुलह हो जाए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आज देखिए, वो वालिदैन जो मर्जी कहते रहे, जब तक इसके अंदर फिसाद पे लर्ज 311 का इजाफा ना हो, यानी मिसाल के तौर पर आपने वालिदैन वगैरह को इसमें डाल लिया, तो ये केस को कमजोर करने की एक साजिश होगी, और अल्टीमेटली बातें इधर लेके जाएंगे कि ये एक नफ्सियाती मरीज है, और उसने ये कोशिश की है। 3 मुकदमे आपने ऐसे हो गए, या तो उनमें ड्रग एडिक्टेड है या नफ्सियाती लोग हैं। असल जो काम नहीं कर पाए, हम ये वाले मामला को पुलिस से निकालना होगा। खुदारा हमें एक रहेगा अथॉरिटी तश्कील देनी होगी, पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद ये सारे मामले उसको भिजवा दे, उसमें एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, यानी बहुत एक है। यानी आप चाहते हैं कि अगर इस मामले को हमेशा के लिए सेटल किया जाए, पुलिस के पास की बात नहीं है। अब इतना कमजोर सा इस्तगासा जब लेके जाएंगे अदालत के सामने, यानी इसी में याद रख लीजिएगा और ये प्रोग्राम संभाल के रख लीजिएगा, कल वो मुल्जिम इसी बात का फायदा उठाएगा कि वो तो ज़हनी मरीज है। वालिदैन भी ये कहेंगे ज़हनी मरीज है, देखिए हमें भी मार लिया, और वालिदैन अपने आप को कह के इस तरह बचेंगे जहाँ वो तो ज़हनी मरीज था, हमने स्त्री साइकेट्रिस्ट को, हमने उस टीम को बुला लिया, कल पुलिस वाले को बुलाया। कोई जरूरत नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल है कि वालिदैन को इस सारे मुकदमे में डालने की जरूरत थी, कि सीधा सीधा मामला था। पुलिस ने अजहर साहब, इसका मतलब ये जो 4 मजीद दफात इसमें शामिल की गई हैं, तो इससे ये केस मजीद पेचीदगी का शिकार हो जाएगा, मजीद उलझाव इसमें पैदा हो जाएगा, या फिर जी देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं, इससे मामला बहुत मजीद पेचीदा हो जाएगा। यानी इसका फायदा अल्टीमेटली मुल्जिम और उसकी फैमिली को होना है। यानी आप जितना भी मर्जी कर लें, ये काम फर्ज करें वालिदैन अगर पुलिस को बुला भी लेते, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये अब ये मामला सारा जो है ना,
ये अभी इतनी जल्दी स्टेज के ऊपर उन्होंने इन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। कल यानी मैं समझता हूं उनके लिए रास्ता फराहम किया जा रहा है कि कल वो नफसियाती मरीज साबित करेंगे इस लड़के को और सारा केस का बिल्ड इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ा रहा मीडिया पे, लेकिन होशो आवाज से कायम रखना चाहिए ये काम। जब तक इसमें आप कंबाइन देखिए, आपने पुलिस के निजाम के अंदर यानी फर्ज करें अगर ये एंटी टेररिस्ट का केस होता तो सेक्शन 19 के तहत तो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बन सकती थी। अब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करनी है एक हवलदार, तो ठीक है उसकी सुपरविजन कर रहा होगा, आईजी कर रहा होगा, फर्ज करें एसएसबी कर रहा होगा, लेकिन वो इस सारे मामला को सेटल नहीं कर पाएंगे। इस काम के लिए अभी आपको बड़े तरीके से मैं जो समझता हूँ इसका आज़ाद साहब ये जो प्रोसिक्यूशन की खामियां हैं, ये पुलिस का जो निचली सतह का अमला होता है वो ज़ाहिर है इस काबिल नहीं होता कि वो प्रोसिक्यूशन वो कर सके, या फिर जो पुलिस के आला ऑफिशियल्स होते हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि ये इस प्रोसिक्यूशन के लेवल को बेहतर किया जा सके। जो आला ऑफिसर है, करना चाहूंगा जी आ रहा हूं मैं आपकी तरफ। महीम साहब जरा आज़ाद साहब कंप्लीट कर लें। जी आला ऑफिसर है ना, आला ऑफिसर अपनी जगह उन्होंने सिर्फ सुपरविजन करनी है। फाइनल अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, यानी जो आला ऑफिसर है वो किसी तरह से इंटरफियर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये सारा काम प्रेशर आकर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पड़ना है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपने मजबूत करना है, उसको आप यानी और यहाँ सिर्फ उस पर मत छोड़े आप। ठीक है जी नहीं असगर साहब, क्या आप आखिर में क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये कह रहे थे कि पुलिस वाले के ये जो निचले मुलाजिम होते हैं इनकी अहलियत नहीं होती। बात केसों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अहलियत होती है। जानबूझ के पुलिस के जो मुलाजिम होते हैं, जो निचला तबका होता है, जो आईओज होते हैं, वो जानबूझ के कई दफा केस को खराब कर देते हैं और मुतअद्दिद दफा। अच्छा। मैं क्राइम रिपोर्टर में बहुत देर से हम ये देख रहे हैं और नहीं, इसकी वजह क्या होती है? इसके बदले कोई पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी होती है, काम से भागना होता है? देखिए कई दफा प्रेशर होता है अफसरान का, किसी और तरफ से प्रेशर होता है, कई दफा पैसों की वजह से, मोस्टली पैसों की वजह से ये केस को खराब कर देते हैं। आईओ जो होते हैं, तफ्तीशी अफसरान होते हैं, इन्हें सब पता होता है कि आज ये दफा हम अगर शामिल कर रहे हैं तो इसका फायदा किसको होगा। ये अफसरान पीएस को भी इतना ज्यादा नहीं पता होता जितना इन आईओ को पता होता है। जो पुराने घाट बैठे हुए हैं, ये उन लोगों को ठीक करने की बात है। सिस्टम को ठीक करना है तो आपको ठीक है, तो ये रिश्वत का कल्चर भी ज़ाहिर खत्म करना होगा। तो अजहर साहब, ये रिश्वत का कल्चर कैसे? ये सिर्फ पुलिस के महकमे की बात नहीं है, ये तो हर सरकारी महकमे में अगर किसी को कोई काम करवाना है या किसी दूसरे फरीक को किसी का काम रुकवाना है तो ये पैसे टेबल के नीचे चल जाते हैं और फिर ज़ाहिर है इस तरह के केसेस में भी ये हो रहा होता है। देखिए यहाँ ये पुलिस, देखिए हमने पुलिस को हर जगह इस्तेमाल करने हैं, ये वाले केसेस में आपको पुलिस ने इस्तेमाल करना। यहाँ शेरिफ का जो निजाम पूरी दुनिया इंग्लैंड के अंदर नाफिज है, यानी वहां आपको बुनियादी तौर पर इसके लिए मैं जो समझता हूँ, एक तो अवेयरनेस की बात है, दूसरा जो आपको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाकर, यानी इसमें वकील भी शामिल हो, इसमें एक्सपर्ट भी शामिल हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी और एक ही टेबल के नीचे बैठ के और इसको यानी इसी केस को चले दूसरी तरफ ले जाए आप। इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसी को केस को टेस्ट केस बना ले। सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, नईम असगर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों की अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे थे कि इस केस को टेस्ट केस बनाकर बहुत सारी बेहतरियां निज़ाम में लाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक विल की ज़रूरत होती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।